नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल वाटन और आप देख रहे हैं द रूमगार्ड। हमारी साथ की श्रृंखला की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कई आयामों को तोड़ती है, कई गढ़ी गई कहानियों को तोड़ती है और भारतीय जनता पार्टी में अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो चलिए, और वर्तमान समय में प्रतिनिधित्व करते हैं पंचायत समिति सदस्य का। तो चलिए सीधा रुख करते हैं ताई हुसैन खान साहब की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, राम राम, नमस्कार, सलाम वालेकुम। सर, आपके बारे में, आपके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं बता देता हूँ। मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो गांव में हुई 10वीं क्लास तक। उसके बाद मैंने एस के कॉलेज में, मतलब कॉलेज की शिक्षा मेरी वहाँ पे हुई। उसके बाद मैं जयपुर चला गया। मेरा एक था कि मैं कुछ अलग हटके करूँ, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्रेज में एक कोर्स था, प्रोफेशनल कोर्स MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो उसकी कोचिंग करने के लिए, उसमें एडमिशन लेने के लिए मैं जयपुर गया। वहाँ से फिर मुझे कॉलेज मिला दिल्ली का। मैं अपनी MBA की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला गया। और मैंने दिल्ली से अपनी 2008 और 10 की बात है, 2008-10 से बैच से मैं MBA पास आउट था। वहाँ पे फिर मैंने रियल एस्टेट में अपनी नौकरी शुरू करी, अपना एक करियर शुरू करा। तो वहाँ से 2010 से लेकर 2014 तक मैं वहाँ पे मैंने रियल एस्टेट में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से जॉब स्टार्ट करी और असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट तक काम किया। 2014 के बाद मैं वापस दिवाली की छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। तो उस टाइम पे सरपंच चुनाव की माहौल था, पीक पे था, चारों तरफ वही बातें हो रही थी। तो वहाँ पे ऐसी बात छिड़ गई सरपंच चुनाव के बारे में। और मैं दुकान पे खड़ा था, वहाँ पे चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने कहा तुम चुनाव लड़ दो यार। ऐसे बातों में फिर वो वहाँ से मेरा राजनीति के लिए स्टार्ट हो गई। वहाँ से फिर मैंने वो चुनाव लड़ा और मैं वहाँ पे सरपंच चुनाव जीत गया और सरपंच रहा। ये तो एक मिक्सचर हो गया। व्यापार, MBA की सबसे बड़ी डिग्री, व्यापार की सबसे बड़ी डिग्री MBA, मैनेजमेंट इन बिजनेस, और उसके बाद में आपने राजनीतिक पारी शुरुआत करी। तो जैसे ही आपने एक राजनीतिक पारी शुरुआत करी, तो मेरे हिसाब से आपको मैनेजमेंट में तो कभी समस्या नहीं आई होगी। कोई समस्या नहीं। मैंने बहुत अच्छा पंचायत में 5 साल काम किया। पंचायत को मैक्सिमम मैंने जो लोगों की सेवा करी, जो ऐसा लग रहा था लोगों को यार ये नया आदमी है, किस तरह से पंचायत को चलाएगा, मैंने उन सारी चीज़ों को, सारे आयामों को तोड़ते हुए पंचायत को बहुत अच्छी तरह से 5 साल लोगों की सेवा करी। जितना मैंने हो सका लोगों को कंफर्टेबल गाँव की जनता को रखने की कोशिश करी। और उसी बात का परिणाम है कि दोबारा मैंने जब चुनाव लड़ा तो मेरे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई। हमारे पंचायत पहले सांगू था, वो अलग हो गया, सिर्फ हमारी गाँव पंचायत रह गई। फिर भी मैं 29 वोटों से सिर्फ चुनाव हार गया जी। लेकिन फिर भी जनता का मेरे साथ समर्थन रहा। और उसके जस्ट 1 साल बाद भाजपा ने मुझे पंचायत समिति सदस्य चुनाव आया तो मुझे टिकट दी। वो चुनाव 533 वोटों से जीता जी। बात करें कि आपकी पढ़ाई भी बहुत ऊंची है। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि वो लोग परिवर्तन लाने का एक विचार करते हैं। आप युवा भी हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, एक शिक्षित युवा है। एक आयाम बना हुआ है, एक कड़ी बंधी हुई है कि मुस्लिम लोग बोले तो कांग्रेस, आपने वो लीग क्यों छोड़ी? इस बात में मुझे एक शायरी याद आती है कि मारवाड़ी में, अपने मारवाड़ में एक कहावत है कि लीग गाड़ी चले, लीग गाड़ी चले, लीग चले सपूत, और लीग छोड़ चले सिंह साहेब और सपूत। ऐसा क्या हुआ कि आपने कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस को नहीं चुना और आपने सीधा का सीधा चुना भारतीय जनता पार्टी को? इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है, जब मैंने पंचायत में काम करना शुरू किया तो जब सरपंच का जब इलेक्शन लड़ने की बात हुई, उस टाइम हमारे गांव में सबसे हॉट इशू था गंदे पानी का। हमारे गांव का जो एक रास्ता था, मुख्य रास्ता, उसी से शमशान घाट के लिए जाना जाता था, उसी से कब्रिस्तान के लिए जाना जाते थे। तो उस रास्ते में इतना 6-6 फीट तक पानी भरा था। छोटी कार तो क्या, बस भी नहीं निकल पाती थी। तो वो 10-15 साल से वो रास्ता ही बंद था। लोगों को अल्टरनेटिव रास्ते देखे, किसी घरों में से ऐसे आना पड़ता था। तो उस टाइम पे जब मैं उस शॉप पे खड़ा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टाइम दिल्ली से आया हुआ था, तो यही बात थी। लोग ये चर्चा कर रहे थे कि इस समस्या को निदान करें, हम सरपंच वोट उसको देंगे। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी, यार मुझे लोगों ने इस बात के ऊपर ही मत दिया है, चुनाव जिताया है, तो मेरा ये ये कि मेरा परम धर्म यही बनता है मैं समस्या का निदान करूं। तो उस चीज को लेके सबसे पहले जब मैं सरपंच बना तो मैंने सोचा कि उस हमारे जो जयन है पंचायत के सदस्य में, उनसे डिस्कस करा तो उन्होंने बताया यार ये बड़ी समस्या है, गांव में अभी तक इस तरह का काम हुए नहीं है।
तो उन्होंने देख के बताया कि इसके लिए कम से कम 600 डाया यानी 2 फीट डाया के बड़े नाले डालने होंगे, जो कि नगर पालिकाओं में डलते हैं। फिर भी तुम इतना बजट अरेंज कर सकते हो कहीं से इधर उधर से, तो देख लो। पंचायत में तो इतना प्रोसेस आपको कम से कम 2-3 साल लगेगी। पंचायत में जब कोई काम नहीं कराओगे तब आपको इतना बजट इकट्ठा हो पाएगा। तो फिर उस टाइम पे हमारे गांव के लोगों ने ये समस्या, जब सांसद महोदय का चुनाव था, जब MP के चुनाव थे, तब सांसद महोदय हमारे गांव में रैली में आए थे, तब भी लोगों ने ये समस्या, यानी ये ट्रेंड बनवा था, जब भी कोई चुनाव आता तो गांव के लोग ये काम करोगे हम आपको वोट देंगे। लेकिन हर कोई वोट ले लेता था उस मतलब वो इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ था, उसके चक्कर में पूरी राजनीति होती थी, हर कोई वोट ले लेता था, लेकिन वो काम कोई नहीं करता था। तो सांसद महोदय ने भी उस टाइम पे आश्वासन दिया था कि आप मेरे को जिता दो, मैं आपको इस काम के लिए बजट दूंगा। तो मैं जैसे सरपंच बनना वो बातें स्टार्ट हुई तो लोगों ने मुझे कहा, उससे पहले मैं तो राजनीति में जीरो था, पर लोगों ने बताया कि हमारी सांसद महोदय से भी बात हुई थी 6 महीने पहले, तो उन्होंने हाँ करिए, वो जीत भी गए, उनके पास चलते हैं। तो गांव में कुछ लोगों ने जो मुझसे पहले राजनीति में थे, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, ना तो विधायक जी को जानता था, ना सांसद महोदय को जानता था। तो उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा मेरा प्रोग्राम करो गाँव में, मैं आपको बजट दूंगा, मैं अपनी बात पे खड़ा रहूंगा। तो हमने एक प्रोग्राम करवाया, गांव में अच्छी खासी भीड़ हुई, सांसद महोदय खुश हो गए, उन्होंने 15 लाख का हाँ मतलब सीकर उनके जो सांसद क्षेत्र में एक साथ एक मुश्त राशि 15 लाख की उन्होंने सिर्फ चूड़ी मियां को दी। आपने बताया कि आप विधायक जी के पास गए, वो कांग्रेस के विधायक थे, उनके पास नाले की समस्या लेकर गए, वहां पर क्या हुआ? तो मैं कुछ गांव के जो कांग्रेस के पुराने लीडर थे उनके साथ विधायक जी के पास गया, विधायक महोदय को हमने बताया, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि यार आप मतलब माइनॉरिटी का गांव है, माइनॉरिटी के लोग, आप मंडल लोग भी और बीजेपी के लोगों को नेताओं को माला डालोगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने कहा कि वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी हमारे सांसद महोदय हैं, कुछ बीजेपी के लोग थे, भाजपा के लोग थे, उन्होंने उनको प्रोग्राम पहले चुनाव टाइम उन्होंने वादा किया था, तो उन्होंने प्रोग्राम कराया, खुश होकर पैसे दे के चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगाऊंगा, आप लोगों ने माला तो उनके डाल रहे हो, माला तो आप उनके डाल रहे हो और पैसे आप मुझसे ले रहे हो। मैंने कहा कि मैंने उनको कहा देखो विधायक जी अभी तो ये तो आपके राजनीतिक जीवन की एक चुनौती थी। हाँ ऐसी तो माला डालने की बात ऐसा है, अभी ना तो काम शुरू हुआ है, ना तो उसका उद्घाटन हुआ, ना इसका कोई अनावरण हुआ है। अगर काम पूरा होगा उससे सबसे पहले आप अगर बजट दोगे तो हम आपका भी प्रोग्राम करवा देंगे, आपको भी माला डाल देंगे, उद्घाटन होगा तब भी आपको बुलाएंगे, फिर जब काम पूरा होगा लोकार्पण करेंगे तब आपको बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल पैसे नहीं दे सकता, आप कोई और प्रोजेक्ट के लिए पैसे ले लो। तो मैंने कहा विधायक जी देखो सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की यही है, आप भी दूसरी बार विधायक हो और आपने इस समस्या के लिए 2 बार गांव के लोगों से वोट ले लिया और आपने इस समस्या का समाधान नहीं किया। तो अब मैं तो यही चाहता हूँ आप इसी प्रोजेक्ट में पैसे दो। और फिर भी मैंने उनको ये भी कहा अगर आपको ये लगता है कि हमने भाजपा के विधायक सांसद महोदय से अगर पैसे लिए वो गलत है, तो अगर आप एक काम करो, उस नाले की कॉस्ट मतलब पूरी 35 लाख के आसपास है, उसका जो एस्टिमेट हमने बनवाया है, आप पूरे 35 लाख आप दे दो, हम सांसद महोदय को शायद सामान्य जाएगा ऊपर से उनको कह देंगे हमें आप किसी और काम के लिए दे दो, या हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हमारी तो आपको ले दो या हमें वो दे दें। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से मतलब पूरी डिप्लोमेटिक बातें करी मेरे सामने, उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, वापस क्यों दे रहे हो आप, वो भी राज के पैसे, वो भी जनता के पैसे हैं, जनता के टैक्स के पैसे। वो सीधा आपको डिप्लोमेटिक चीजों में खर्चा करके दिया उन्होंने। तो फिर मैं समझ गया उनकी बात, मुझे लगा ये पैसे देंगे नहीं। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके जो शॉर्ट 20-22 लाख रुपए कम पड़ रहे थे वो मैंने पंचायती कामों को होल्ड रखा, जो अर्जेंट काम थे, इमरजेंसी काम थे, छोटे मोटे उनको भी करता रहा और मैंने बजट इकट्ठा करना शुरू किया धीरे धीरे। फिर वो जाके 2-2.5 साल तक लगे मुझे, 2-2.5 साल बाद बजट इकट्ठा हुआ। उसके बाद मैंने पंचायत के कोटे से 15 लाख सांसद महोदय वाले बाकी पंचायत के कोटे से 20 लाख रुपए मिला के उनकी सेक्शन निकलवाई। और फिर जैसे हमने वो काम शुरू किया तो उस काम में क्या कि उस पानी को हम गांव से 1 किलोमीटर दूर एक जो गांव का जोड़ा था उसमें डाल रहे थे। तो वहां पे कुछ हमारे गांव के भाई बंधु हैं वो ढाणी में बसे हुए थे, उन्होंने उस काम में थोड़ा ऑब्जेक्शन किया। मैंने उनको समझाइश भी करी, समझाने की कोशिश भी करी कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको उल्टा फायदा होगा, जलस्तर बढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि यार इसकी मतलब बदबू आएगी वो आएगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गाँव का पानी है, यहाँ पड़ा रहेगा, आपको कोई इशू नहीं होगा और मैं यहाँ पे कुएं वगैरह बना दूंगा, सोखते हुए। थोड़े दिन वो काम मतलब वो जैसे हम काम शुरू करते वो कुछ लोग आगे आ जाते, तो मैंने भी सोचा मैंने सोचा इस काम को ऐसे जबरदस्ती करने में फायदा नहीं है। तो मैंने उस काम को वहाँ पे रोका। रोकने के बाद मैं कलेक्टर से मिला, तहसीलदार जी से मिला, हमारे SDM महोदय से मिला। उनको मैंने मतलब एप्लीकेशन दी कि जाब्ता देने के लिए कि पुलिस की इमदाद हमें चाहिए ताकि वो काम बिना किसी रुकावट के, जन हानि के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के काम हो जाए। तो वो काम वहाँ पे फंस गया।
और वो काम 5-6 महीने तक गुजारा। तो अब उस टाइम पे मैं फिर से मतलब गांव में सबसे बड़ी समस्या थी और गांव लोगों को एक उम्मीद लगी कि यार ये काम बजट मिल गया, होने वाला है, तो और अब ये इस तरह से फंस रहा है। तो उस टाइम फिर लोगों में एक माहौल बना कि इस काम के लिए कोई पुलिस इमदाद चाहिए, भाजपा के लोग दिलवाए, नेता दिलवाए या कांग्रेस के दिलवाए, पूरे गांव में माहौल बन गया। उस टाइम में हमने कांग्रेस की भी रैलियां अटेंड करी, भाजपा की मीटिंग अटेंड करी, सबसे विधायक जी के पास ही पता नहीं हम कितनी बार गए, एक मतलब 7-8 महीने तो काम मतलब तब तक हम उनके चक्कर लगाते। इन्होंने कहा देखता हूँ। बिल्कुल यही टाइम था चुनाव का, पिछली बार की बात है, पिछले 5 साल जस्ट पहले हम विधायक जी हमारे गांव में आए थे। हमने उनको कहा देखो विधायक महोदय जी, आपने गांव के 20-30 लोग इकट्ठे थे, आपने पैसे तो नहीं दिए, कोई बात नहीं, पैसे मैंने पंचायत से इकट्ठे कर लिए, अब आप इस काम में क्षेत्रीय विधायक हैं, आप इस काम में हमें पुलिस इमदाद के दिलवाएं और हमारा काम चालू करवाएं। तो उन्होंने कहा कि आप अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, चुनाव आ गए, आप पहले मुझे वोट दो, मैं जीत गया तो आपको बात करूंगा। मैंने कहा विधायक जी आपको 2 बार जनता ने वोट दे दी, 2 बार आपको जिता दिया, फिर आप कह रहे हो पहले मुझे वोट दो। तो पूरे गांव ने एक साथ कहा कि आप पहले काम करवाओ, जो काम करवाएगा उसको ही हम वोट देंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया काम वो करवा रहे उनसे करवा लो, भाजपा वालों से। फिर उस टाइम पे जो टिकट के लिए भाजपा से कोशिश कर रहे थे, दिनेश जी जोशी कर रहे थे, हरिराम जी राणा कर रहे थे, तो उस टाइम हमने उनसे अप्रोच करी, उनसे भी हम 5 महीने मिल रहे थे सबसे। तो जैसे चुनाव का 1-1.5 महीने बचा था, उस टाइम फिर हरिराम जी ने हमसे आगे संपर्क किया पूरे गांव के लोगों से कि आपका अगर ये काम मैं करवा दूं, आपको पुलिस इमदाद दिलवा दूं, तो आप लोग अगर मुझे टिकट मिली तो वोट दे दोगे। तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने सबने एक ही स्वर में कहा कि अगर ये काम कोई करवा दे हम उनको जी जान से वोट देंगे। तो उस टाइम फिर वो उन्होंने कलेक्टर साहब को बोल के वो पुलिस इमदाद हमें दिलवा दी, काम हमारा हो गया, गांव की बहुत बड़ी समस्या का हल हो गया। अब गांव के लोगों के सामने ये चुनौती थी, आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि आपने भाजपा ज्वाइन क्यों करी, कि यार ये अगर हम यहाँ पे अगर भाजपा को वोट नहीं देते हैं तो पूरी गांव की बेइज्जती होगी, मतलब पूरे जिले में पूरी तरह से मैसेज आएगा यार उस गांव के लोग झूठे हैं, उन्होंने वादा करके काम करवा लिया और वोट नहीं दिए। तो वहां से एक हमारी शुरुआत हुई। फिर हमने वहां से उस चुनाव में माइनॉरिटी के 600-700 वोट गांव के लोगों ने पूरे जोश से दिए। उसके बाद वो हालांकि विधायक हमारे नहीं जीते लेकिन पूरे गांव ने वोट दिए। उसके थोड़े दिन बाद एमपी के वोट आए सांसद महोदय को, फिर हमारे गांव से उनको भी हमारे गांव से 1000 वोट मिले। तो फिर बाद में मुझे टिकट मिल गई तो फिर वो पार्टी में मेरा ऐसे ही मतलब जुड़ाव हो गया। तो आज आपका जो काम रुकावट में था, आपके गांव को समस्या थी, उस समस्या का समाधान पार्टी ने किया, तो आप उनके साथ जुड़ गए। मतलब कि कोई जातिगत समीकरण नहीं होता, मन से जुड़ने की भावनाएं, मतलब वो विकास करवाया उन्होंने, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी, उनका काम करवाया। वर्तमान समय में गोविंद सिंह डोटासरा लंबे समय से विधायक हैं और लंबे समय से एक राजनीतिक पारी खेल रहे हैं, लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि उनका रवैया कैसा है और क्या वो अब की बार चुनाव जीत पाएंगे? उनका रवैया देखो, पिछले 2 जब बार वो विधायक रहे थे उस टाइम मेरा उसको ज्यादा पाला नहीं पड़ा, मैं यहाँ रहता नहीं था। मैंने आपको बताया जैसे मैं दिल्ली रहता था, तो मुझे नहीं पता था वो उसमें कितनी शालीनता थी कितनी नहीं थी। बट जब मैं 1-2 बार उनसे मिला, जब मैं किसी काम से उनके पास गया, तो उन्होंने मतलब वैसे ही बात करी, मुझे लगा नहीं कोई मतलब कोई एक रियल स्पिरिट वाला जनप्रतिनिधि बात कर रहा हूँ। मतलब वो इस तरह की बातें करे, तुमने यार उनको वोट दी थी, उनको माला पहना दी, तुम तो उनसे जुड़ गए, मतलब जब मैं वो काम की बात करता वो इस तरह की बात व्यक्तिगत निकालने का। बट फिर मुझे उनके अंदर वो लगा भी नहीं। फिर मैं सोच रहा था ये काम करवा देंगे, हम वोट दे देंगे इनको। अब इनका जो कार्यकाल है, जब मतलब पार्टी ने उनको मंत्री बनाया शिक्षा विभाग में और उसके बाद किसी से चीज का पता मिला, तो एक होता है कि कोई भी आदमी अगर जितना बड़ा पद रहता है उनके अंदर शालीनता मर्यादाएं उतनी ज्यादा आती जाती है। बट मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि उनको ये पद मिलने के बाद उनके अंदर वो पहले जितनी शालीनता नहीं रही, बढ़ने के बजाय उनकी शालीनता घटी है। अब सीधा आरोप लगा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा पर कि वो एक उनके अंदर घमंड आ गया, ऐसी सी बात चली गई। आप कह सकते हो जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था उनका, जो शिक्षा विभाग के लोग उनके पास गए थे, कुछ शिक्षक गए थे। हालांकि वो शिक्षा, अब जब मेरी बात सुनो, अब नेता लोग हैं वो हर किसी दिन तो अवेलेबल भी नहीं होता, तो वो मौका दे के गए थे छुट्टी के दिन, मतलब उस दिन छुट्टी नहीं थी, वो उनको कह रहे थे कि आप स्कूल छोड़े क्यों आए। तो अब वो बात उनको अच्छे तरीके से समझा सकते थे कि बच्चों का एजुकेशन का लॉस हो रहा, पढ़ाई का लॉस हो रहा, आप उसे टाइम लगे तरीके से मिल सकते थे। अब उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, अब वो छुट्टी ले के आए थे, छुट्टी तो छुट्टी का जरूरत पड़ती है, लेनी पड़ती है।
तो उन्होंने ये नहीं समझा, सामने वाले को ये कहा कि वो क्यों मिलने इनका हो सकता है बहुत अर्जेंट काम हो, बहुत जरूरी काम हो, वो सीधे सीधे मतलब उनके गले को उन्होंने मारा। जबकि वो कहते हैं कि मेरे पिताजी एक शिक्षक थे, तो उनको तो हर एक शिक्षक के अंदर समाज की तस्वीर देखनी चाहिए कि ये मेरे पिताजी के स्टाफ के आदमी, उनके पैसे से जुड़े हुए लोग हैं। वर्तमान समय में गोविंद सिंह डोटासरा के सामने सुभाष जी महरिया चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी से। उनके ऊपर आरोप है कि वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर वापस से बीजेपी में आए और उन्होंने पहले गोविंद सिंह डोटासरा को अपना लक्ष्मण बताया, खुद राम बने और अब वापस से भारतीय जनता पार्टी में है। तो सुभाष महरिया के बारे में आपकी क्या राय है? और सुभाष महरिया के साथ जो अन्य 23 लोग भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहे थे, उनके ऊपर कोई विशेष टिप्पणी आपकी? मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि सुभाष जी महरिया के बारे में मुझे कोई इतना ज्यादा, क्योंकि मैं पहले यहाँ नहीं रहता था, जब से मैं आया हूँ मैंने उनको समझा है, जाना है कि उनके बारे में सुना है कि वो एक कद्दावर नेता थे। जब वो शुरू में भाजपा में थे, वो केंद्रीय मंत्री रहे, उस टाइम पे गांव में मतलब मुझे तो नॉलेज, उस टाइम छोटा भी था, जब नॉलेज में लोगों से सुनते हैं कि उस टाइम गांव के 2 गांव के बीच में जोड़ने की सड़कें भी नहीं थी, जो शहर के 2 शहरों के बीच जो मुख्य सड़कें होती थी। उस वक्त हमारा देश विकास की ओर प्रगति कर रहा था। हाँ, विकासशील देशों की गिनती में आने वाला था। हाँ, तो उस टाइम पे सुभाष जी महरिया ने जो वो स्कीम थी, एक योजना चला थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस स्कीम में मतलब लगभग गाँव को उन्होंने जुड़वाया, ये उनकी बड़ी उपलब्धि रही। दूसरा ये कि हमारे राजस्थान जाट भौगोलिक क्षेत्र है, अगर हम बात करें पर्टिकुलर एक कास्ट की तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जाटों की है, तो जाटों के लिए उन्होंने एक ऐसा काम कराया, आरक्षण दिलवाया। जब वो चुनाव लड़े थे उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो सीकर में आए और उन्होंने सुभाष जी महरिया कहने पे उस चीज की घोषणा करी कि जाटों को आरक्षण देंगे। और आज उस ओबीसी में जाटों को आरक्षण मिलने के बाद आज जाट समाज के बच्चों ने जो तरक्की करी है, जो एक अपने समाज की प्रोग्रेस करी है, खुद को उन्होंने जिस तरह से उठाया है, वो उस चीज मैं समझूंगा उस चीज का योगदान उसमें बहुत काफी रहा है। और पार्टी बदलने की बात ये है, देखो कई बार क्या होता है, आदमी एक समाज सेवा जन सेवा करने की बहुत ललक होती है किसी आदमी में, फिर आदमी को ऐसा लगता, कई बार हर आदमी डिसीजन, मैं ये नहीं कहता कोई भी आदमी अपने परफेक्ट नहीं होता कि हर बार सही डिसीजन ले, कई बार आदमी आवेश में आगे ले लेता है, कई बार आदमी डिप्रेशन में आगे ले लेता है, कई बार आदमी को ऐसा लगता है कि यहाँ मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा, बहुत सी बातें रही उन चीजों के बीच में। तो ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं एक चीज समझता हूँ कि प्रजातंत्र की अगर हम बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो एक जगह अगर कोई भी सारे नेता सारे वोटर अगर हर बार की तरह एक ही जगह मन दे देंगे, फिर तो हमेशा वही पार्टी या वही नेता जीतता रहेगा। तो ये चीजें चेंज होने में मतलब प्रजातंत्र को जीवंत रखती है चीजें। तो ये इसको मैं कोई आरोप या अगर ऐसे नहीं देखता, कोई ड्रॉबैक नहीं देखता। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं वर्तमान समय में, और आपने मैनेजमेंट और बिजनेस भी किया है, बिजनेस में मैनेजमेंट भी आपको बखूबी आता है, और आप युवा भी हैं, पार्टी की सेवा भी करते हैं, लोगों से जुड़ाव भी रखते हैं और समाज सेवा में भी बिलीव करते हैं। तो आने वाले समय में आपका राजनीतिक मूव क्या होगा? क्या आपको हम कभी ऊंची कुर्सी पर देखेंगे, जैसे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ऐसी किसी कुर्सी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं या हम आपको कभी देखेंगे? हाँ, अभी के लिए तो देखिए, मैं जब पार्टी में मैं जिस तरह से पार्टी के लिए काम करता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ, पार्टी में वोट डलवाते हैं हम, तो जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस रही है अभी तक पार्टी के लिए, तो पार्टी के जो बड़े नेता हाईकमान है, वो जब मेरे बारे में चर्चा होती है तो वो इस तरह से अभी जैसे मैं जिला में अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, तो वो इस तरह की बातें कई बार होती है, तो वो कहते हैं कि अगर कोई जैसे हमारी भाजपा की सरकार बनी तो जैसे कोई कुछ बोर्ड ऐसे हैं, जैसे अल्पसंख्यक बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, हज कमेटी है, 4-5 बोर्ड इस तरह के हैं सरकार में, उनमें किसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को मौका मिलता है, तो मतलब वो आपका नाम आ सकता है। हाँ, तो कहें कि एक राजस्थान का एक ट्रेंड, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, तो अब की बार शायद भाजपा हो ट्रेंड के अनुसार, मैं नहीं कह रहा व्यक्तिगत रूप से, तो अब की बार हम आपको किसी बड़े बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में देखेंगे आपको। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपको बड़े किसी बोर्ड के रूप में, बड़े अध्यक्ष के रूप में हम आपको देखेंगे, ये हमारी इच्छा है। अब बात करते हैं अपन गोविंद सिंह डोटासरा की। गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगे, रीट मामले में ईडी का छापा हुआ और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोपों का एक दौर चल रहा है, तो उसके बारे में आप संक्षिप्त में यदि कुछ बताएं। देखिए, ये जो मामला उठा था जब पहली बार भर्तियां जिस तरह से
पेपर आउट हो रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे। तो उसमें सीधा सीधा मतलब ये कि अगर किसी राजनीतिक आदमी की बात करें तो हम सीधा सीधा गोविंद सिंह डोटासरा जी का नाम आया था कि मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं, कि इस लेवल पे अगर कहीं कोई भी पेपर में धांधली होती है, पेपर लीक होते हैं, तो लोग सोचते हैं, और ये सोचना स्वाभाविक भी है, नेचुरल भी है, कि इतनी बड़े लेवल पे अगर कोई बदमाशी हो रही है तो मतलब बिना राजनीतिक श्रेय के कोई किसी नौकरशाह या किसी ब्यूरोक्रेट्स की लाल पिताशाही या हाँ, अब वो चीज विचाराधीन है। अभी थोड़े दिनों पहले उनके घर पे रेड पड़ी थी, अभी उनके जो लड़कों के आज की ताजा खबर अभी आ रही थी ग्रुप्स में कि उनके दोनों लड़कों को 7 या 8 तारीख की अलग डेट देके ईडी ने वहां बुलाया है। तो वो चीजें देखो, अब वो जांच का विषय है, जांच चल रही है, अब उनका कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, वो चीजें आपको लगता है उनका इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, जिस तरह से जितना शोर शराबा लोगों में है, मैं एक चीज में विश्वास रखता हूँ, आवाम की जो आवाज होती है और जनता की जो एक आवाज निकलती है, उसमें कहीं ना कुछ सच्चाई होती है। ऐसे को किसी का नाम नहीं आ जाता। इतने मतलब राजस्थान में इतने मंत्री हैं, इतने विधायक हैं, इतने नेता हैं, तो किसी घोटाले में कहीं किसी का नाम आता तो कुछ ना कुछ ऐसा इनर मतलब हमारी जो इंट्यूशन होती है वही कहती है कि हमारा इनर सेंस कहता है कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी या कुछ इनका हाथ रहा होगा। है या नहीं है वो जांच का विषय है, वो थोड़ी बहुत पता चल जाएगा, जांच चल रही है। युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए संदेश ये है कि मैं एक युवा होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कुछ युवा लोग ऐसे जो राजनीति से दूर रहते हैं, राजनीति को एक गंदा मानते हैं, कहते हैं राजनीति सही नहीं है। मैं एक बार मीटिंग में था, एक भाजपा के नेता थे, उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी राजनीति के बारे में कि वो एक कह रहे थे कि एक डिबेट का विषय रहा है कि राजनीति एक आदमी को, एक आम इंसान को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने एक कुछ लाइनें थी, उनको आपको कहावत कह सकते हो, को कोट कह सकते हो। उन्होंने कहा था कि एक आदमी को, एक आम आदमी को राजनीति करनी चाहिए, राजनीति भी करनी चाहिए और राजनीति ही करनी चाहिए। तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि जब तक युवा लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो इस मतलब देश के अंदर जो राजनीतिक जो भ्रष्टाचार होते हैं, राजनीतिक कोलैप्स है, जो कुछ लोग ऐसे होते राजनीति में आ जाते हैं जो राजनीतिक जिनकी वजह से राजनीतिक बदनाम है। तो युवा लोग जो हमारी जो नई जनरेशन है, पढ़ी लिखी जनरेशन है, ये राजनीति को समझेगी तो देश का विकास होगा, देश एक नई ऊंचाई छुएगा। जी, वो कहते हैं ना कि गंदे पानी को यदि साफ करना हो तो गंदे पानी में उतरना पड़ता है। जी जी बिल्कुल सही, वही है। आज ये थे, आप मिले, ये थे जनाब ताहिर हुसैन साहब, जो वर्तमान समय में पहले सरपंच रहे, वर्तमान समय में पंचायत समिति सदस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द बम्बार्ड। यदि आप हमें पसंद कर रहे हैं तो आप हमें लाइक करें। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। और अब बात ताहिर हुसैन साहब की सुनिए, ये अपनी पार्टी के पक्ष में और अपने पक्ष में आपके साथ कुछ अपील करना चाहते हैं। मैं छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा स्पेशली युवाओं को और देश के और हमारे समाज के सभी लोगों को कि भारत पहले सोने की चिड़िया थी। मैं ये कहता हूँ कि अगर युवा इस राजनीति में आ गए और युवा राजनीति रुचि लेने लगे, पढ़ा लिखा युवा, तो सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाएगा, सोने का शेर बन सकता है। तो सभी युवाओं से मेरी यही प्रार्थना है कि राजनीति में ज्यादा जुड़े और राजनीति को सही दिशा दें। और मैं अपील करना चाहूंगा लक्ष्मण की विधानसभा के लोगों से कि भाजपा के पक्ष में ज्यादा वोट डलवाए। इस बार ये बदलाव है तो इस बदलाव को स्वीकार करें, बदलाव को आने दें। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। जी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य कड़ी में। धन्यवाद।